सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। एक लगारी सब पे भारी में खुश आमदीद। मैं हूँ महविश तबस्सुम और प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। अस्सलामुअलैकुम लगारी साहब। जी वालेकुम सलाम। नाज़रीन, हमारा पहला क्लिप जिसमें मुल्क के एक मारूफ एंकर जिक्र कर रहे हैं पाकिस्तान की जेलों में कैद आम कैदियों का और साथ साथ उनका मुआवजा कर रहे हैं पार्लियामेंटेरियंस या सियासतदानों का। उनका ये कहना है कि हमारे मुल्क की जेलों में हज़ारों की तादाद में कैद हैं, लेकिन जब उनके रिश्तेदार या अहले खाना उनसे मिलने आते हैं तो जेल इंतजामिया का रवैया उनसे इंतहाई तज़हीक आमेज़ होता है। जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बात की जाए तो उन्होंने एयर कंडीशन स्वीट में सालगिरह का केक काटा। उनका ये कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी एटलीस्ट सिंध में तो ऐसा करें कि कैदियों के लिए इस लेवल की सहूलियात नहीं लेकिन थोड़ी सी बेहतर सहूलियात तो होनी चाहिए। मजीद उनका क्या कहना है क्लिप सुनते हैं, फिर लगारी साहब से बात करेंगे। कैदी तो कैदी होता है, सबके साथ एक बराबर सलूक होना चाहिए। लगारी साहब, पाकिस्तान की जेलों में आम कैदियों और ख़ास कैदियों का फ़र्क क्यों है? वैसे तो इन्होंने बना रखा है, फ़र्क नहीं होना चाहिए, मगर फ़र्क ये बना रखा है कि अगर कोई इनकम टैक्स देता है या किसी टैक्स नेट में है तो और वो कितना देता है उस हिसाब से उसको क्लास के देता है या उसकी शख्सियत, उसका मर्तबा, उसका ओहदा किस जगह पर है तो उस हिसाब से उसको बी क्लास भी देते हैं और सी क्लास भी देते हैं। लेकिन ये बहरहाल खुशनुदी होती है हुकाम की, या कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ से फैसले लेते आते हैं। लेकिन ये कि ये क्लासें मौजूद हैं और कुछ लोग वीआईपी कैदी होते हैं और कुछ लोग जो हैं वो आम कैदी होते हैं। और आम कैदी के जो मिलने वाले होते हैं, उनके रिश्तेदार होते हैं, अजीज़ व अकारिब होते हैं, उनको एक जाली जैसे एक जंगले के पीछे से उंगली भी नहीं लगा सकते हैं, ऐसे उनके साथ मुलाकात होती है। और जिन लोगों का कोई वली वारिस होता है वो बेहतर जगह पर होते हैं, उनको मुलाकातें भी ठीक होती हैं। लेकिन लगारी साहब, सियासी कैदी ख़ास कैदी क्यों होते हैं? सियासी कैदी वैसे तो किसी के साथ ख़ास और आम का फ़र्क नहीं होना चाहिए, लेकिन कई चीज़ें हमें देखनी भी पड़ती हैं। बाज़ ये है कि अगर सियासत के नाम पर जो लोग कोई काम कर रहे हैं, अगर उनका एहतसाब हो रहा है तो ठीक है, आप एहतसाब करें। लेकिन अगर इंतकाम लिया जा रहा है तो हम उसको क्या कहें? अगर सियासतदानों को घेर लिया जाए और सियासतदानों पर कोई चीज़ साबित ना की जाए और उन्हें महज जेल में रखा जाए और महज बंदी खानों में रखा जाए, जिंदानों में रखा जाए और कैद खानों में रखा जाए और उनके सियासी दानिश की वजह से या सियासी स्टैंड्स की वजह से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह होता है हमारे यहाँ कि सियासी मुखालफिन को निशाना बनाया जाता है और उन्हें जेल में कैद किया जाता है ताकि वो आवाम से और पब्लिक से न मिल सकें। लेकिन लगारी साहब, जिस तरह से एंकर ने भी बात की, गरीब के लिए अलग कानून, अमीर के लिए अलग कानून, इसी तरह कैदियों के लिए भी हमने देखा कि अलग अलग कवानीन हैं। उन्होंने जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मुतालबा किया है, आप क्या समझते हैं कि इस मुतालबे पर अमल होना चाहिए? देखें, मुतालबा ये है कि सिंध की जेलों की हालत मेरे ख्याल में पंजाब और दूसरे सूबों से ज़्यादा बेहतर है। अच्छा। और यहाँ पर जो खाना मिलता है वो उस पाइपलाइन से फराहम नहीं किया जाता। अगर तमाम जेलों में एक जैसा लगता है कि चाय एक ही पाइपलाइन से आ रही है और दाल एक ही पाइपलाइन से आ रही है और आलू की या तरकारी के नाम पर जो चीज़ दी जा रही होती है वो एक ही पाइपलाइन से आती है, ऐसा नहीं है। सिंध में कई दफ़ा जाकर हमने भी देखा है कि जेलों के अंदर खाने का मयार एक हद तक मौजूद है, लेकिन बहरहाल नहीं कहा जा सकता कि ये बहुत आला मयार है। उनका जब तादाद बढ़ जाती है तो कैदियों को जिस तरह से बैरकों में सुलाया जाता है वो बहुत तकलीफ दे होता है। एक कैदी को एक पहलू पर सोने की इजाज़त होती है, उसके साथ दूसरा कैदी, फिर तीसरा कैदी, फिर चौथा कैदी, फिर इनकी थैयाँ बनाई जाती हैं कि एक दूसरे के साथ वो पहलू भी नहीं बदल सकते, जगह भी नहीं छोड़ सकते। अगर किसी वजह से उनको जाना पड़ जाए, उठना पड़ जाए तो फिर वापस अपनी जगह नहीं मिलती, उनको सारी रात खड़े होकर गुजारनी पड़ती है। अगर किसी वजह से वाशरूम जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो फिर सोने की जगह नहीं मिलती, और सोने की जो जगह मिलती है वो सोने के काबिल नहीं होती है, बहरहाल वो सोने के काबिल नहीं होती है। इस तरह से होता है कैदियों के साथ सलूक, और बहुत ही सफाकाना और बेरहमाना होता है। और जेल के अमले का
जो तर्ज अमल होता है वो बहुत बुरा होता है। सही। नाज़रीन, मुल्क के एक नामवर एंकर का सवाल ये है कि क्या ये मुमकिन है कि शकील आफरीदी के बदले में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी आ सकती हैं? इस पर उन्हें क्या जवाब मिला वो आपको सुनवाते हैं। और ये सवाल हम में से बहुत सारे लोगों के जहनों में है। लगारी साहब, क्या इस बात का इम्कान है कि पाकिस्तानी हुकूमत आफिया सिद्दीकी के बदले में शकील आफरीदी को रिहा कर दे? मेरे ख्याल में इस तरह के सिग्नल दिए गए हैं। वज़ीर आज़म के दौरे अमेरिका के दौरान इस तरह की बातें सामने आई हैं कि ऐसा हो सकता है कि जी आफिया सिद्दीकी, असल में मेरे ख्याल में हुकूमत इससे ये फ़ायदा हासिल करना चाहती है कि जनाब आफिया सिद्दीकी की वापसी से एक फ़िज़ा बन जाएगी, एक माहौल बन जाएगा। भाई देखें क्या कमाल हो गया है, आफिया सिद्दीकी को वापस ले आए हैं और जनाब देखें कोई ये काम नहीं कर सका, फ़लाँ हुकूमत गुजर गई, फ़लाँ हुकूमत गुजर गई, फ़लाँ दौर गुजर गया, फ़लाँ दौर गुजर गया, लेकिन मज़लूम आफिया सिद्दीकी का मसला कोई हुकूमत ना हल कर सकी, इस हुकूमत ने हल किया है। लेकिन जिस एक्सचेंज के ज़रिए कर रहे हैं, ज़ाहिर है उसकी अलग कीमत है। लेकिन लगारी साहब, शकील आफरीदी का जो मामला है वो रेमन डेविस से किस तरह से मुख्तलिफ है? अगर 2 अफराद को कत्ल करने पर रेमन डेविस को रिहा किया जा सकता है तो फिर शकील आफरीदी को क्यों नहीं? बल्कि ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए, पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के को कहना चाहिए, डिसीजन मेकर्स को सोचना चाहिए, उन लोगों को सोचना चाहिए जो इक़्तिदार के नाम पर कुर्सी पर बराजमान होते हैं और इक़्तिदार उनके पास होता है या नहीं होता है, ये अलग बात होती है। इससे पहले जो थे या इसके बाद जो हैं जो आज बैठे हुए हैं, ये तो उनके सोचने का मामला है कि अभी पिछले दिनों में साबका मियां नवाज शरीफ के दौर में एक अमेरिकी फ़ौजी ने जो है वो एक्सीडेंट में कत्ल कर दिया था एक उसको, और उसको आराम से उठा कर लेकर गए थे। इसी तरह से ये हुआ था कि रेमन डेविस ने 2 अफराद को कत्ल किया लाहौर में और उसके बाद उसको छोड़ दिया गया। और छोड़ने के लिए जो भी कहानियाँ सामने आती रही हैं मुख्तलिफ वक्त में जो चीज़ें सामने आती रहीं वो तो अफसोसनाक थी, शर्मनाक थी। वो बहैसियत एक कौम हमारा शर, और जो उसने खुद लिखा है, रेमन डेविस ने अपनी एक किताब में जो कुछ लिखा है, जिस तरह के इंकशाफात किए, जिस तरह की बातें लिखी हैं और जिस तरह की ऑब्जर्वेशंस अमेरिकन कोर्ट में पाकिस्तानियों के बारे में दी गई हैं, वो तो हमारे लिए इंतहाई अफसोसनाक है, इंतहाई शर्मनाक हैं। हमारी कोई हमियत नहीं होती है, हमारी कोई ज़ात नहीं होती है, हमारी कोई बात नहीं होती है, हम कुछ भी नहीं होते हैं। हमारे यहाँ आदमी आकर कत्ल कर दिए जाएँ, उनको छोड़ दिया जाए, हमारे यहाँ कोई जासूसी करे उसको उठाकर आप छोड़ दें, किसी के भी हवाले कर दें। जासूसी की भी कोई बात होती है, लेकिन इस बात का भी तो सोचें ना कि आपने एक इंतहाई सेंसिटिव एरिया में वो बंदा मौजूद कैसे था जिसकी निशानदेही शकील आफरीदी ने की थी, इसके बारे में भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल। अगले क्लिप के जाने बढ़ते हैं। नाज़रीन, एक एंकर पर्सन आशिक अवान साहिबा की बात करें जिन्होंने कुछ दिन पहले मीडिया कोर्ट्स बनाने की बात की थी और साथ साथ कहा था कि मीडिया पर्सन का इस्तेहसाल हो रहा है, तनख्वाहें नहीं दी जा रही। वो एंकर पर्सन मजीद क्या कह रहे हैं, आपको क्लिप दिखाते हैं। अगर मीडिया वर्कर्स के लिए कुछ किया जाता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लगातार हुकूमत की तरफ से मीडिया कोर्ट्स कायम करने का क्या पस मंज़र हो सकता है और क्या इन मीडिया कोर्ट्स से सहाफ़ियों को या मीडिया पर्सनस को इंसाफ मिल सकेगा? बात यह है कि इसका कुछ इससे पहले कंसल्टेशन नहीं हुई है, कभी ये बात सामने नहीं आई है कोई मीडिया कोर्ट्स में किस किस्म के मुकदमात जाएंगे। क्या मीडिया मुलाजमीन अगर डिप्राइव होते हैं किसी बात से वो अपना मुकदमा लेकर जाएंगे, या अगर मीडिया से कोई शख्स मुतासर होता है तो उसको भी होगी इजाज़त कि वो अपना केस लेकर जाए। उसके लिए क्या कानून साजी होगी, ये कोर्ट्स तो ला रहे हैं, उसके लिए लेजिस्लेशन का प्रोसेस है, कानून साजी है। तो कानून साजी कैसे की जाएगी? क्या किसी कमेटी में गई है ये तजवीज़? क्या किसी कायमा कमेटी ने जो कानून की कायमा कमेटी है उसके अंदर इस कानून को बनाने के बारे में कोई तजवीज़ की है? ये इस वक्त तक तो महज तजवीज़ है और ऐलान कर दी गई है, लेकिन बहुत वक्त पड़ा है। चाय की प्याली से और चाय पीने के होंठों के दरमियान एक लंबा फासला है और बड़ा वक्त पड़ा है। लेकिन लगाई साहब, इन मीडिया कोर्ट से क्या तनख्वाहें जो रुकी हुई हैं वो मिल जाएंगी लोगों को? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि क्या कोर्ट्स के आर्डर्स, एक ज़माना था, देखें नवाए वक्त में यूनियन बनी थी तो कई लोगों को निकाल दिया गया था। ये जनरल ज़िया-उल हक के दौर का, और बहुत जनरल ज़िया-उल हक का दौर पूरे उरूज पर था उस ज़माने में, और पूरा तमतराक था, पूरा जाहो जलाल था, और उनके दौर में जो उनके हामी थे उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं थी। तो ज़ाहिर अखबारात के बाद अखबारात तो उनके बिल्कुल हल्का बा गोश्त थे,
तो निकाल दिया गया। लेकिन लेबर कोर्ट ने, एक आम लेबर कोर्ट ने उन तमाम कारकुनों को बहाल किया और मालकान को वापस लेना पड़ा था, उनको ड्यूटियों पर और तनख्वाहें देनी पड़ी थी। और ये उस दौर की बात करूं जब जनरल ज़ियाउल हक छाए हुए थे मुल्क के ऊपर, ये उस वक्त की बात है। अब ये कोर्ट्स क्या इस तरह का कर सकेंगी, उनका टोटल मैंडेट क्या होगा, उनके लिए कानून साजी क्या होगी, वो किस तरह के फैसले करेंगी। अब मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि अभी बहुत देर पड़ी है। लेकिन लगारी साहब, ऐसा तो नहीं है कि हुकूमत इन मीडिया कोर्ट्स के जरिए कुछ सहाफ़ियों या मीडिया पर्सन्स के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई का इरादा रखती हो? लेकिन ऐसा भी हो सकता है। ये हो सकता है कि हुकूमत इंसाफ देना चाहती हो, ये हो सकता है कि हुकूमत जो है मीडिया से वाबस्ता अफराद की फलाह के लिए कुछ सोच रही हो, अगरचे बज़ाहिर ये मुमकिन नज़र नहीं आता। लेकिन अगर ये हो कि लोगों के पेच जो हैं उनको कसना है और लोगों को ज़रा सा, जैसे अभी पिछले दिनों आपने देखा है, कल परसों तरसों जो कुछ होता रहा है हमारे इरफान सिद्दीकी साहब के साथ, इस तरह की कार्रवाइयाँ भी हो सकती हैं कि अगर ये कोई जुर्म है और अगर कोई ये कार्रवाई इस तरह की हो सकती है तो मेरे ख्याल में आधा पाकिस्तान तो इसके अंदर जेलों में बैठा होगा और वो कर देंगे। वो जिसको चाहें, जिस तरह से चाहें, जिस अंदाज में चाहें फंसा कर जेल में डाल दें। और ये भी हो सकता है कि उसको एक आला के तौर पर इस्तेमाल करें और मीडिया के खिलाफ, सहाफ़ियों के खिलाफ कर सकते हैं। ठीक है नाज़रीन, हमारे अगले क्लिप में नामवर एंकर का ये बैरून मुल्क मुकीम जो पाकिस्तानी हैं वो हुकूमत की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे, किस तरह से, क्या कहना है उनका, आपको सुनवाते हैं। जनाब लगारी साहब, वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस की अपील के बावजूद डैम फंड की वसूली में क्यों कामयाबी नहीं हो रही? वो कोई मादी नहीं थी। मतलब ये क्या हुआ कि क्या सुप्रीम कोर्ट का ये मैंडेट था, सुप्रीम कोर्ट सो मोटो तो किसी भी मामले में ले ली, लेकिन क्या अदालती फैसलों पर भी सो मोटो हो सकता था? सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला आया, उसके बाद सो मोटो हो गया। मुझे तो एक तो ये समझ में नहीं है, इसलिए कि मैं कानून का एक अदना तालिब इल्म होने के बावजूद इस बात को नहीं समझ सका हूँ कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मामला सो मोटो ख़ास तौर पर उन हालात में ले जाता है या उस वक्त लिया जाता है जब कोई मामला नज़रों से ओझल हो और वो कोर्ट जुरिस्डिक्शन में ना हो और कोर्ट्स में वो उसकी सुनवाई ना हो रही हो और कोई भी इसको इंटरटेन ना कर रहा हो, तो उस मामले पर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट सो मोटो ले लिया करती है। तो मेरे ख्याल में एक वक्त तक तो ये सो मोटो जो है एक बाजीचाए अतफाल बना रहा और इसी तरह से उसको चलाया जाता रहा है। इस तरह का काम नहीं होना चाहिए था। ये डैम बनाना सुप्रीम कोर्ट का बहरहाल मैंडेट नहीं था, उसका काम नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का काम इंसाफ देना है, सुप्रीम कोर्ट का काम बैठकर अदालती फैसले करने हैं। उनका काम ये नहीं है कि वो इंतज़ामी अमूर अंजाम देने लगे। अच्छा जी कानून साजी हम करते हैं, ज़रा ये तो सुप्रीम कोर्ट नहीं कह सकती, ये तो नहीं। अच्छा जी ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट में अपना वज़ीर आज़म हाउस में हम ज़रा जाकर बैठते हैं कि हुकूमत का इंतज़ाम ठीक नहीं चल रहा है, हम जाकर चलाते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती। जिनका काम है वो तो नहीं इस पर तवज्जो दे रहे हैं ना। वो जिनका काम है उनको तवज्जो दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट हिदायत जारी करे ना। ये क्या कहे कि हम खुद बनाना शुरू कर रहे हैं। आपको ये काम जो है वो करना आपका ये नहीं थी, मैंडेट नहीं था आपके पास। ये जुरिस्डिक्शन मुझे इंतहाई आजिज़ी और इनकसारी के साथ मैं समझता हूँ कि इस तरह की जुरिस्डिक्शन नहीं थी कि जनाब इसके ऊपर जो है सो मोटो लिया और पैसे जमा करने शुरू कर जाते, जिलाएँ जी पैसे जमा करवाएं। हुआ क्या, आखिर में क्या हुआ? बिल्कुल। अच्छा लगाई साहब, अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क पाकिस्तान स्कीम से बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं उठाया, इसका क्या सबब हो सकता है? असल बात होती है लोगों के ट्रस्ट की कि लोग कितना आप पर एतबार करते हैं। अंदरूनी मुल्क तो लोग हैं चले भी ठीक है वो आ गए, लेकिन आप इससे बहुत ज़्यादा आगे नहीं ले जा सकते मईशत को। मैं चीन में था चंद माह पहले, तो मैंने वहाँ बीजिंग में और शंघाई में देखा और मैंने लोगों को कहा कि ये कैसे इतनी बड़ी जो है वो इकनॉमी खड़ी हो गई है जो बहुत पीछे थी और जो इंतहाई गिरी हुई में। और 10 साल सकाफती इनकलाब ने और उससे पहले ग्रेट लीप इनकलाब ने और उससे पहले इनकलाब ने जो चीज़ों को जो है वो पूरी की पूरी चीज़ें उलट पुलट होकर रह गई थी, उनको कैसे सीधा किया गया। तो फिर वहाँ बताया गया कि ये डेंग शोपिंग ने जो बैरून मुल्क मुकीम चीनी बाशिंदे थे उनसे कहा था कि आप आएँ मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, हम आपको तहफ़्फ़ुज़ देंगे, हम आपको साथ लेकर चलेंगे और हम इस चीन को एक नए दौर में दाखिल करेंगे। और अपनी पैदावारी क़ुव्वतों को मुतहर्रिक करेंगे। ये नहीं कहते हैं कि जनाब हम मईशत में कोई नयापन ला रहे हैं। उन्होंने पुराना स्ट्रक्चर रखा, कम्युनिस्ट पार्टी का इक़्तिदार रखा, कम्युनिस्ट ढांचा रखा, सियासत वही अपना सियासी अमल वही रखा,
कोई मल्टी पार्टी नहीं, वहाँ वही एक कम्युनिस्ट पार्टी है और उसी का इक़्तिदार है। लेकिन मईशत में उन्होंने इस्लाहात की और बैरून मुल्क मुकीम चीनियों को ये एतमाद दिया कि आएँ अपने चीन की तामीर करें। लोग आए, आप जाएँ जो शंघाई में 1985 में कोई बिल्डिंग नहीं थी जो हबीब बैंक प्लाजा जैसी 22 मंजिला इमारत जैसी भी होती, और आज हज़ारों बिल्डिंगें हैं जो कई सौ जो 100 मंजिला हैं, कई 80 मंजिला हैं और कोई 95 मंजिला हैं, कोई 90 मंजिला हैं। ऐसी हज़ारों की तादाद में इमारतें, और पूरे का पूरा शंघाई एक नया मंजरनामा पेश करता है और पूरे का पूरा बीजिंग एक नया मंजरनामा पेश करता है। और जिस तरह से वहाँ तरक्की हुई है, वो उस तरक्की में बहुत बड़ा हाथ पॉलिसियों का इस्तक़लाल और उसके अलावा वहाँ बैरून मुल्क जो चीनी थे उनकी एक्टिविटी जो थी कारोबारी बिजनेस की और इन्वेस्टमेंट की, उसने आकर तो यानी बैरून मुल्क जो मुकीम पाकिस्तानी है वो खासा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि अगर बैरून मुल्क पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें और यहाँ माहौल हो ना, यहाँ इसलिए ना बैठे हों कि जनाब अच्छा होने दो इनको, इनसे झपट कर हम खा लेंगे, ये ना हो। अच्छा, ये ना हो, लोगों को एतमाद हो कि जनाब यहाँ इन्वेस्टमेंट होगा तो ठीक है, हमें यहाँ से हमारा ऐसा नहीं होगा कि हमारा लगा हुआ पैसा भी डूब जाए। अगर लोगों को सिर्फ इतना एतमाद हो कि हमारा लगा हुआ पैसा डूब नहीं जाएगा तो लोग ये हज़ारों कह रहे हैं, मैं कहता हूँ जितने लोग रहते हैं वो सब आएंगे। अब भी लोग कर रहे हैं, मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ गुजरात में और दीगर शहरों में, मंडी बहाउद्दीन में और बहुत से लोगों ने यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट किया है। फिर यहाँ कैसे हुआ? मैं जानता हूँ कि स्पेन से एक शख्स ने आकर इन्वेस्ट किया, बहरिया टाउन में किया, लेकिन बाद में जो कुछ बहरिया टाउन के साथ हुआ तो वो क्यों इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा? जिस शख्स ने 16-17 साल में एक 18 डिपार्टमेंटल स्टोर्स की चेन बना ली थी, उसके यहाँ आकर पैसे स्टक हो गए, तो वो कैसे लोग लेकर आएंगे? बिल्कुल, और हुकूमत को ये जो एतमाद है ये की अशद्दत ज़रूरत है। नाज़रीन, यहाँ पर हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर सियासी मंजरनामे पर एक नज़र डालेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, आपको बताते चलें शुमाली वज़ीरिस्तान और बलूचिस्तान में कल दहशतगर्दों का वार था और पाक फौज और एफसी के 10 जवानों को अब ISPR की जानिब से खराजे अकीदत पेश किया गया। लगारी साहब, DG ISPR ने ट्वीट किया, बेलौस कुर्बानी हमारे शहदा हमारा फ़र हैं। कल जो वाक़या पेश आया उसके बाद यकीनन ऐसा है कि जो अपनी आदर वतन की हिफाजत करते हुए, वो तो ख़ास तौर पर ऐसी जगह पर थे जहाँ वो बाल लगाई जा रही थी, सरहदी वार्ड, वहाँ पर जो है वो अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे थे, वहाँ वो निशाना बने हैं और वहाँ तुरबत के करीब निशाना बने हैं। बहुत ही अफसोसनाक, और ये सारी दुनिया को देखना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर ये क्या हो रहा है। पाकिस्तान ने एक बड़ी जंग लड़ी है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, और पाकिस्तान ने कुछ अचीव भी किया है, बल्कि बहुत कुछ अचीव किया है। उसके बाद अगर ऐसे हालात पाकिस्तान की सरहदों के बाहर से पैदा होंगे तो बहरहाल पाकिस्तान में तकलीफ होगी। और लगारी साहब, शहीद होने वाले एक कैप्टन आकिब जावेद, उनका ईद के बाद निकाह था 24 अगस्त को। उनके दोस्त के साथ उनकी एक वो मैसेज जो है उसका स्क्रीनशॉट वायरल हुआ है। उनका निकाह था और वो बहुत खुश थे, शहीद हो गए। यकीनन ऐसा है, बहुत अफसोसनाक है, बहुत तकलीफ देह है, दिल गिरफ्तार कर देता है ये वाक़या। जवान मौत किसी से भी बर्दाश्त नहीं होती है। ऐसा खूबसूरत नौजवान, ऐसा कड़ियल नौजवान ऐसे निशाना बना दिया जाए तो ज़ाहिर है तकलीफ दे बात है। बिल्कुल। अच्छा लगारी साहब, भारत ने मकबूजा कश्मीर में मज़ीद 10,000 फ़ौजी तैनात करने का किया है, इस फैसले को आप किस तरह देखते हैं? और पहले 7.5 लाख क्या कम थे? यानी पूरी दुनिया में किसी भी एक जगह पर इतनी फ़ौजी कंसंट्रेशन नहीं है। सही, दुनिया के किसी खित्ते में इतनी बड़ी तादाद में एक ही मकाम पर इतनी बड़ी फ़ौज कहीं भी नहीं है जितनी कश्मीर में रखी गई है। उसके बावजूद कश्मीर के अंदर जो जज्बा हुर्रियत मौजूद है, जिस तरह से कुर्बानी का जज्बा मौजूद है, जिस तरह से वो तड़प है आज़ादी की, वो मौजूद है। तो क्या भारत इसको दबा सका है? और ये इस तरह से नहीं, पिछले 20-25 साल से जिस तरह से उसको एक फ़ौजी कैंप बना दिया गया है मकबूजा कश्मीर को, वादी को और दीगर इलाकों को, तो क्या वो बना पाए हैं?
क्या वो उनकी आज़ादी के जज्बे को कुचल पाए हैं? क्या लोगों की ये तड़प ख़त्म हुई है कि वो भारत से निजात चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं? तो ऐसा तो नहीं कर पाए। अब 10,000 मज़ीद ले आए हैं, तो उससे आप और क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं? कुछ और शहादतें होंगी, कुछ और असमत दरी के वाक़यात होंगे, कुछ और दर्दनाक सानहात होंगे, और क्या यानी इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जी होंगे? क्या इंसानी ज़मीर, आलमी ज़मीर इसी तरह से खामोश रहेगा, इसी तरह से देखता रहेगा कि भारत इस तरह की कार्रवाइयाँ करता रहे, भारत इस तरह से अपनी फ़ौजी तादाद बढ़ाता रहे और उससे कोई बात करने वाला ना हो? आलमी बिरादरी खामोशी से बैठी हो, चुप साध ले, दम साध कर बैठी रहे, ये तो बहुत ही अफसोसनाक है। बिल्कुल। अच्छा लगाई साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि कश्मीर पर हठधर्मी भारत को महंगी पड़ सकती है। अब तो अमेरिका ने भी सालिस बनने की पेशकश कर दी। लगाई साहब, भारत इस बात को क्यों नहीं समझता कि ये मामला मुज़ाकरात के ज़रिए ही हल होगा? अगर ये बात समझनी होती तो शायद वो बहुत पहले समझता, और बहरहाल अब चूँकि आलमी सतह पर कोई इम्कान मौजूद है और कोई मेडिएशन होती है, हम ये चाहते हैं कि अगर हम कास्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट लगाएं, अगर इस तनाज़े की कीमत लगाएं, तो पाकिस्तान और भारत के लोगों को इस पर क्या पे करना पड़ रहा है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भारत ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के करोड़ों इंसानियों की खुशियों को गसब कर रखा है, और करोड़ों के इलाज मुआवजे को, करोड़ों और इंसानों के जो है वो खुराक को, ग़िज़ा को, और करोड़ों इंसानों के तालीम हासिल करने के मौक़े, हस्पतालों की तामीर को सिर्फ इस एक मसले की वजह से रोक रखा है। अगर कश्मीर का मसला हल हो जाए और कश्मीरियों को उनका हक़ के रही दही मिल जाए, तो उसके बाद तो यहाँ मसाइल हल हो जाएंगे और फिर ये खित्ता जो है तरक्की की तरफ गामज़न होगा। फिक्स इट के बानी आलमगीर खान को गिरफ्तार किया गया। लगारी साहब, वो वहाँ पर कह रहे थे कि पुरअमन एहतजाज करेंगे, लेकिन पुलिस वहाँ पहुंची, जैसे ही आलमगीर खान पहुंचे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कैसे देखते हैं आप? ये तर्जुमा अफसोसनाक। वो कौमी असम्बली के मुंतखब रुकन हैं, MNA, और वो जो हैं अवाम के नुमाइंदे हैं, और एक अवाम के नुमाइंदे के तौर पर एहतजाज उनका बुनियादी हक है। जिस तरह से पीपल्स पार्टी का एहतजाज हक था, है, और इसी तरह से भी PTI का या PTI के किसी का, उनका किसी लीडर का, किसी मुंतखब नुमाइंदे का एहतजाज हक है, और उनकी गिरफ्तारी जो है ये एक अफसोसनाक है। और पीपल्स पार्टी के खाते में जो गलतियां लिखी जाएंगी, उनमें एक बड़ी गलती ये भी लिखी जाएगी कि इनके दौर में जो है कौमी असम्बली के मेंबर को गिरफ़्तार किया गया, उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया जाना चाहिए था। लॉ एंड आर्डर की ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी। इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, पुरअमन एहतजाज होता रहता है। इस तरह के एहतजाज को ताकत के ज़रिए, मुकाबलेबाजी के ज़रिए नहीं दबाया जाना चाहिए था। लोगों की बात सुनी जानी चाहिए थी। कल और परसों जो 2 दिन हैं, कराची में शदीद बारिश की पेशीन गोई है, और अगर यहाँ पर वो नाले साफ ना हुए तो मैं पेशगी बता सकता हूँ कि क्लिफ्टन का अंडरपास, यहाँ पानी जमा होगा, गाड़ियों की आमदरफ्त रुक जाएगी। याकताबाद का अंडरपास, वहाँ पानी होगा। नाज़माबाद का अंडरपास, वहाँ पानी होगा। गरीबाबाद का अंडरपास, वहाँ पानी होगा। जहाँ जहाँ अंडरपास है वहाँ पानी होगा। लोगों की लोगों के लिए बिल्कुल मुश्किल होगी। लगाई साहब, हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। पाकिस्तान स्टडी परमिट प्रोग्राम में शामिल हो गया है, तलबा के लिए वीज़ा आसान कर दिया गया है। 20 दिनों में अब ये वीज़ा मिल जाएगा। इसको आप क्या? मेरे ख्याल में अच्छी बात है। कनाडा में हमेशा बेहतर हालात रहे हैं, वहाँ हमारे पाकिस्तानी बहुत आबाद हैं, और पाकिस्तानी वहाँ की जो वहाँ रहते हैं वो पाकिस्तान की मईशत में भी अपना हिस्सा अदा करते हैं, वो किरदार अदा करते हैं। और फिर वहाँ जाते हैं स्टूडेंट, तो वहाँ से तालीम हासिल करने के बाद एक स्किल के साथ वापस आते हैं, और यहाँ पर भी हमारे पास भी कुछ स्किल्ड लोगों की तादाद बढ़ जाती है। ये अच्छी बात है, और वहाँ की हुकूमत का ये अच्छा फ़ैसला है, और इससे हमें बेहतर मौक़े मिलेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास एक वीडियो क्लिप है लगारी साहब। हमारे यहाँ तो जब हुक्मरान जब इक़्तिदार से जाते हैं या उन्हें निकाला जाता है तो वो कहते हैं मुझे क्यों निकाला, लेकिन हमारे पास एक बहुत मज़े का वीडियो क्लिप है तेरिसा में। वो जब इक़्तिदार से निकली तो उनका तो मूड काफ़ी खुशगवार था। वीडियो आपको दिखाते हैं, फिर लगारी साहब से पूछें। लगारी साहब, ये इतनी खुशी से अगर मफादात वाबस्ता ना हो, शख्सी, ज़ाती, ख़ानदानी अगर मफादात वाबस्ता ना हो, तो इक़्तिदार को छोड़ते हुए कोई दुख नहीं होता है। बाद में आप म्यूज़िक लगा देते हैं, फिर म्यूज़िक सुनते हैं, फिर खुश होते हैं। इस तरह से होता है जैसा 3 में गई हैं। अगरचे उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, वो अपनी सियासत खुद ही उन्होंने अपने मनसब को छोड़ा और चली गई, और जिस तरह से वो रुखसत हो रही हैं
वो हम लोगों के लिए फिर एक और मिसाल है कि यूरोप में तो बहुत कुछ वो होता है जो हम चाहते थे पर हमारे यहाँ नहीं होता। अब हमारे पास एक तस्वीर है नाज़रीन, आपको दिखाते हैं। नया पाकिस्तान है, नए कारनामे हैं। पहले सचिन तेंदुलकर की तस्वीर दिखा के कहा गया जी इमरान खान का बचपन है, और अब आपको जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं जनाब, ये 8 तकरीबन कैंचियां हैं और ये अलग अलग लगारी साहब फीते काटे जा रहे हैं। ये ऐसा कहाँ होता है? इसमें एक वजीर साहब भी नजर आ रहे हैं और PTI के रहनुमा भी नजर आ रहे हैं। तो ये सब अपनी अपनी कैंचियाँ और अपने अपने फीते लेकर, हो सकता है BRT का इफ्तिताह कर रहे हो सकता है कि मोटरवे का इफ्तिताह कर रहे हो सकता है किसी ऐसी जगह का इफ्तिताह कर रहे हो जहाँ पर कुछ चीज़ तामीर हुई और सब अपना अपना क्रेडिट लेने के लिए कैंचियाँ लेकर खड़े हों। कोई इस तरह का वाक़या हो सकता है। बहरहाल तस्वीर दिलचस्प है, लोग देख कर इसको एंजॉय करेंगे और इसमें खुश तो नहीं हो सकेंगे। अफसोस ही होगा कि इस तरह की सूरत हाल भी होती है कि 8 लोग कैंचियां लेकर खड़े हों। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम से इतना ही, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए नज़ीर लगारी और माविश तबस्सुम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।